आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम बेसिकली किसी भी कर्व के दो प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, या बेसिकली हम दरअसल कर्व के ऊपर कर्व इन स्पेस में दो फंक्शन, स्केलर फंक्शन एसोसिएट करेंगे। एक होगा कर्वेचर फंक्शन और एक होगा टोर्शन फंक्शन। तो इन स्केलर फंक्शंस को हम ये जो एसोसिएट कर रहे हैं टोर्शन और कर्वेचर, जो कर्वेचर होगी वो मेजर करेगी कि एक कर्व, आपका जो प्लेन कर्व है वो एक प्लेन में लाई कर रहा है कि उस प्लेन में लाई करने से वो डेविएट कर रहा है, यानी किस जगह पर ऐसा हुआ कि वो एक कर्व कर्वेचर मेजर करेगी कि जो कर्व है आया कि वो एक स्ट्रेट लाइन जैसा है या उससे बेंड हो रहा है। टोर्शन ये मेजर करेगी कि वो प्लेन में लाई कर रहा है कि नहीं। सो कर्वेचर ये मेंशन करेगी, ये डिस्कस करेगी कि कर्व जो है, ये जो कर्व एक लाइन में है, लाइन जैसा है या नहीं। और जो टोर्शन है वो डिस्कस करेगी कि कर्व जो है इज कंटेन्ड इन अ प्लेन और नॉट। यानी अगर हम इस लाइन को स्टैंडर्ड मान लें, इस लाइन को, तो वो ये कर्व जो है, ये थोड़ी सी बेंडिंग है इसमें, इसकी कर्वेचर से ज्यादा है। सिमिलरली ये कर्व थोड़ा सा कम कर्व है इस कर्व से, और ये रिलेटिवली ज्यादा कर्व है, यानी इसकी कर्वेचर ज्यादा है, कम है, इसकी कर्व ज्यादा है और इसकी जीरो है। सिमिलरली ये टॉर्शन है वो डिस्कस करेगी कि क्या एक कर्व प्लेनर कर्व है, अगर नहीं तो वो किस पॉइंट पर एक लम्हे के बाद अपनी इस प्लेन को लीव कर रहा है, छोड़ रहा है। जब वो जिस लम्हे, कोई ऐसा टाइम होगा कि जिसमें वो पूरी प्लेन में रहेगा, फिर एक ऐसा लम्हा आएगा जब वो उस प्लेन को लीव करेगा, तो उस वक्त उस लम्हे पर उस पूरे कर्व के अंदर टोर्शन मौजूद होगी। तो बेसिकली ये दो इनवेरिएंट्स हैं, और इन दो इनवेरिएंट्स को जानकर हम फाइंड कर सकते हैं कि कर्व क्या है। यानी यहां मैं ये मेंशन करना चाहता हूं कि एक प्रॉब्लम तो ये है कि यू आर गिवन अ कर्व, आपको एक कर्व दिया गया है और आप इसकी कर्वेचर और टोर्शन फाइंड कर लें। अदर वे अराउंड क्या है कि अगर आपके पास कर्वेचर और टोर्शन मौजूद है, तो क्या आया आप उन दो फंक्शन से फाइंड कर सकते हैं कि वो कर्व कौन सा है। और दूसरी बात, कितने ऐसे कर्व्स हैं जो आपको हासिल होंगे, क्या उन कर्व्स में आपस में कोई रिलेशनशिप भी मौजूद है। तो बेसिकली इसी बात को हम अब स्टडी करेंगे। यहां पे आपके सामने थर्ड पिक्चर में अगर आप गौर से देखें तो ये सामने एक लाइन है जिसकी कर्वेचर 0 है, उसके बाद इसकी कर्वेचर कम है इस कर्व की, और फर्दर जो इसके बाद कर्व आया है ये इस वाले की, इसकी कर्वेचर रिलेटिवली ज्यादा है। नीचे अगर आप देखें तो ये जो दिखाया गया है ये पूरे का पूरा कर्व एक प्लेन में मौजूद है, इसकी टोर्शन 0 है। और इस कर्व को देखिए आप, तो इस लम्हे पर ये यहां से यहां तक ये कर्व इस प्लेन में मौजूद है, तो उस लम्हे पर इस कर्व की टोर्शन जो है वो 0 है। लेकिन इस लम्हे के बाद जो ही ये कर्व प्लेन को निकल रहा है, छोड़ रहा है, तो यहाँ पे टोर्शन कुछ है। सिमिलरली इस पे देखें
तो बेसिकली हम ये आइडेंटिफिकेशन या हम ये जो काम करना चाहते हैं, अगेन हमारा मकसद क्या है कि इस थर्ड पिक्चर में देखिए, किसी पॉइंट के ऊपर हम 3 परपेंडिकुलर वेक्टर कंसीडर करेंगे और ये वेक्टर इसके ऊपर एक फ्रेम बनाएंगे, इसे मूविंग फ्रेम कहते हैं, और यही मूविंग फ्रेम से हम आगे अपनी कंप्यूटेशन को आगे बढ़ाएंगे। यानी बेसिकली कर्वेचर और टोर्जन ये दो इनवेरिएंट्स हैं जो कर्व को पहचानने में हमारी मदद करेंगे। ये दो फार्मूलाज हैं, ये आगे जाके हम इसको डेवलप करेंगे कि कर्वेचर और टोर्जन एक्चुअली क्या है। बेसिकली हम मेजर करना चाहते हैं कि एक कर्व में कितनी बेंडिंग है, एक कर्व कितना कर्व्ड है, बेसिकली हम ये मेजर करना चाहते हैं। हमारी इंट्यूशन क्या है, हम एक ऐसा फॉर्मूला डेवलप करना चाहते हैं कि कर्वेचर डिपेंड करे कर्व की सिर्फ और सिर्फ शेप पे और उसकी पैरामीटराइजेशन पर डिपेंड ना करे। एक कर्व की हमने ये पहले पढ़ लिया है कि a curve has many parameterizations, लेकिन कर्व की ज्योमेट्री तो चेंज नहीं हुई, तो हमें कर्वेचर एक ऐसी क्वांटिटी को कहना चाहिए जो कि पैरामीटराइजेशन पर डिपेंड ना करे, सिर्फ शेप पर डिपेंड करे। तो जो भी फॉर्मूला हम डेवलप करना चाहते हैं, जो भी एनालिटिकल एक्सप्रेशन हम बनाना चाहते हैं, उसके अंदर ये दो खूबियां मौजूद होनी चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज curvature should be unchanged when curve is reparameterized। मतलब ये है कि अगर हम एक कर्व की एक पैरामीटराइजेशन को लें, उसकी कर्वेचर कुछ वैल्यू दे दी, कोई फंक्शन आ गया, अगर हम उस कर्व की पैरामीटराइजेशन को रीपैरामीटराइज करें तो ऐसा ना हो कि कर्वेचर ही चेंज हो जाए। और जो हमारी लॉजिकल आइडियाज हैं कर्वेचर के बारे में कि वो स्ट्रेट लाइन की कर्वेचर 0 होनी चाहिए, जो स्मॉल सर्कल्स हैं उनमें बेंडिंग ज्यादा है, उनकी कर्वेचर ज्यादा होनी चाहिए, और जो लार्ज सर्कल्स हैं उनमें बेंडिंग कम है, उनकी कर्वेचर कम होनी चाहिए। सो हम एक ऐसा एनालिटिकल एक्सप्रेशन डेवलप करना चाहते हैं कर्वेचर के नाम पर या कर्वेचर के तौर पर जो इन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। सो अगर गैमा कोई यूनिट स्पीड कर्व है विद पैरामीटर s, then its curvature k of s or kappa of s at any point gamma of s is defined as the magnitude of the second derivative is called curvature। सो हमने कर्वेचर की डेफिनेशन ये अभी रखी है और देखना चाहते हैं कि क्या ये डेफिनेशन हमारी वो दो प्रॉपर्टीज जो हम लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं, ये उसे सेटिस्फाई करती है ये डेफिनेशन या नहीं। पहले हम देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी को। सेकंड में ये बात मेंशन थी कि स्ट्रेट लाइन अगर हो तो उसकी कर्वेचर 0 होनी चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन की कर्वेचर के लिए अगर मैं स्ट्रेट लाइन की पैरामीटराइजेशन गैमा ऑफ टी ये ले लूं, गैमा ऑफ टी इज इक्वल्स टू टी प्लस सम कांस्टेंट ए। ये एक स्ट्रेट लाइन की पैरामीटराइजेशन है, और अगर आप इसकी देखें कि ये यूनिट स्पीड है या नहीं, तो इसके लिए आप इसको अगर आप इसके डेरिवेटिव लेके मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो डेरिवेटिव इसका 1 आएगा। सो ये
क्लियरली शो करती है कि ये स्ट्रेट लाइन की ये वाली पैरामीटराइजेशन एक यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन है। अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लूं तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो मुझे मिलेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव वो ये होगा इक्वल्स टू आएगा 1 के। और अगर मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव लूं तो क्लियरली सेकंड डेरिवेटिव मुझे मिलेगा इक्वल्स टू 0। दैट शोज कि इसकी जो कर्वेचर उस 0 की मैग्नीट्यूड भी 0 होगी, 0 वेक्टर की, और 0 आने पर तो ये क्लियर होगा मुझे कि ये स्ट्रेट लाइन जो है, अगर मैं ये डेफिनेशन रखूं तो स्ट्रेट लाइन की कर्वेचर जो है वो 0 होगी। दूसरी प्रॉपर्टी के लिए मुझे देखना पड़ेगा, अगर मैं कंसीडर करूं एक सर्कल, लेट आई टेक अ सर्कल, कंसीडर अ सर्कल centered at x naught, centered at x naught, comma y naught। ये मैंने एक सर्कल का सेंटर कंसीडर कर लिया, एक मैंने एक सर्कल लिया, सॉरी ये सर्कल लिया, कोई सर्कल आप कंसीडर कर लें इस सेंटर के साथ, एक अंदाजा ये सर्कल अगर आप ले लें तो इसकी पैरामीटराइजेशन इस सर्कल की वो ये है पैरामीटराइजेशन इस सर्कल की है। अगर आप इसका डेरिवेटिव लें, ये पैरामीटराइजेशन आपने इसकी यूनिट स्पीड ली है, अगर आप इसका डेरिवेटिव ले लें तो डेरिवेटिव क्लियरली आएगा माइनस साइन एस ओवर आर कॉस एस ओवर आर, उसकी मैग्नीट्यूड ले लीजिए 1 आएगा, शोइंग दैट गामा इज इंडीड अ यूनिट स्पीड। अगर आप इसके फर्स्ट डेरिवेटिव की मैग्नीट्यूड ली तो यूनिट स्पीड का आ गया, एंड हेंस इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे फर्दर और उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो मैग्नीट्यूड आएगी 1 ओवर आर। ये एक्सप्रेशन शो कर रहा है कि अगर आपने इसका नाम कैपा रखा है, इसका नाम आपने कर्वेचर रखा है के, तो ये कर्वेचर डिपेंड कर रही है, यानी आर के ऊपर डिपेंड कर रही है, रेडियस ऑफ द सर्कल पे डिपेंड कर रही है, और ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर आपका आर लार्जर होगा, फॉर लार्ज आर दिस कैपा शुड बी स्मॉल, एंड फॉर स्मॉल आर दिस कैपा शुड बी लार्ज। यानी ये हमारी ये डेफिनेशन दोनों फर्दर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर गई है, और सेकंड प्रॉपर्टी के दोनों पार्ट्स को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, अब हम इस बात की तरफ आते हैं कि क्या ये पैरामीटराइजेशन पे इसका कोई रोल है या नहीं। तो अगर हम एक कंडीशन देखें, हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास गामा ऑफ एस कोई यूनिट स्पीड कर्व है, तो इस यूनिट स्पीड कर्व की जो रीपैरामीटराइजेशन करेंगे, अगर ये पैरामीटराइज बाय यूनिट स्पीड कर्व है, उसकी रीपैरामीटराइजेशन जब आप करेंगे तो रीपैरामीटराइजेशन में जो न्यू पैरामीटर आएगा u, ये कर्व था, इसकी पहले पैरामीटराइजेशन थी गामा ऑफ s, नई पैरामीटराइजेशन गामा ऑफ ui, तो एक नया पैरामीटर आया u, ओल्ड पैरामीटर था s। और अगर फर्ज कर लें कि ये भी यूनिट स्पीड रीपैरामीटराइजेशन है गामा ऑफ s की कर्व की, तो फिर u और s में ये रिलेशन होगा, यानी u जो होगा वो पुराने पैरामीटर s में सम कांस्टेंट टाइम एडिशन से आएगा। अगर ये एडिशन से कांस्टेंट टाइम आएगा तो फर्स्ट अगर आप इसका चेन रूल लगा के डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू s, तो फिर आपको दोनों का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यानी गामा ऑफ ये रिलेशन आ जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, इंपॉर्टेंट बात, तो सेकंड डेरिवेटिव गामा का विद रिस्पेक्ट टू s लेंगे या विद रिस्पेक्ट टू u लेंगे, वो दोनों ही सेम आएंगे। और अगर आप इनकी मैग्नीट्यूड दोनों की निकालें तो क्या आएगा, दोनों की मैग्नीट्यूड का रिजल्ट सेम आ जाएगा। यानी ये सिंपल रिजल्ट, ये सिंपल जो लास्ट बात है वो ये शो कर रहा है कि अगर एक कर्व की कई यूनिट स्पीड रीपैरामीटराइजेशंस हैं, तो वो यूनिट स्पीड रीपैरामीटराइजेशन के थ्रू जब आप यूनिट स्पीड के थ्रू कर्वेचर
रिजल्ट सेम आएगा। यानी मैं यहाँ ये बात मेंशन करना चाहता हूँ एज अ समरी कि अगर आपके पास एक ये डेफिनेशन कर्वेचर की यूज अगर आप करें तो ये पैरामीटराइजेशन पर डिपेंड करेगी इन अ नॉन ऑब्वियस वे। अगर हम कर्व की पैरामीटराइजेशन पर कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगाएं, यहां तो हमने शुरू में कहा कि कर्व जो है गैमा जो है, शुरू में हमने कहा कि गैमा क्या है, एक यूनिट स्पीड कर्व है। अगर हम ये रिस्ट्रिक्शन इलेट कर दें, खत्म कर दें, तो फिर कर्वेचर पैरामीटराइजेशन पर डिपेंड करेगी। यानी यही तो वजह है कि अगर आप एक स्मॉल सर्कल पर बहुत तेजी से मूव करें और एक लार्जर सर्कल पे बहुत तेजी से मूव करें तो आपको दोनों में मूव करने में डिफिकल्टी फील होगी, डिफिकल्टी लेवल दोनों में डिफरेंट होगा। दैट मीन्स कि पैरामीटराइजेशन जो है पैरामीटराइजेशन पर डिपेंड किया जा रहा है। लेकिन अगर आप कंडीशन ये लगा दें कि अगर तमाम पैरामीटराइजेशन यूनिट स्पीड हैं तो फिर ये जो बॉक्स में रिजल्ट है, ये रिजल्ट जो है, ये वाला रिजल्ट, ये रिजल्ट ये शो करता है कि अगर तमाम पैरामीटराइजेशन यूनिट स्पीड है तो फिर इस कर्वेचर का रिजल्ट सेम आएगा। यानी अगर हम ये कंडीशन लगाएं कि अगर हमारे पास ये डेफिनेशन बिल्कुल सूट कर रही है कर्वेचर की कि अगर हमारे पास एक गैमा कर्व की यूनिट स्पीड री पैरामीटराइजेशन है तो फिर कर्वेचर क्या होगी, उसके सेकंड डेरिवेटिव की मैग्नीट्यूड। ये कर्वेचर gamma of t be a regular curve in R3, यानी हम कोई स्पेस कर्व ले रहे हैं, R3 के अंदर कोई भी जनरल कर्व है और गैमा ऑफ टी कोई रेगुलर कर्व, यानी जरूरी नहीं कि ये पैरामीटराइजेशन जो है उसकी ये यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन, ये जरूरी नहीं कि ये पैरामीटराइजेशन यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन, ये रेगुलर कर्व है। रेगुलर कर्व का मतलब है कि किसी भी पॉइंट पर गैमा गैमा डॉट जो है डेरिवेटिव वो किसी भी पॉइंट पर जीरो नहीं है, is non-zero, it's not equal to zero. Okay, then its curvature is given as kappa is given as gamma double prime cross gamma single prime magnitude over gamma single prime magnitude cubed। यहाँ ये जो क्रॉस है, ये जो क्रॉस है ये है इन दो वेक्टर के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट है, इंडिकेट द क्रॉस प्रोडक्ट। एंड डॉट जो है, डॉट ये यहाँ पे जो ऊपर डॉट है वो डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी हम, तो तब डॉट आएगा। So, ये बात वाज़ेह है कि कोई भी कर्व जो R3 में है उसे हम R2 में है उसे हम R3 में भी कंसीडर कर सकते हैं, उसके थर्ड कंपोनेंट को जीरो लेकर। ठीक है, सो ये फॉर्मूला प्लेन कर्व के लिए भी यूज हो सकता है और जनरल किसी भी स्पेस कर्व के लिए यूज हो सकता है। ठीक हो गया। फर्ज कीजिए हमारे पास एक कर्व है गैमा, ये हमारे पास एक कर्व है, ठीक है, और इस कर्व की हमारे पास एक पैरामीटराइजेशन है गैमा, उसमें पैरामीटर टी है, और फर्ज कर लें कि हम इसको रीपैरामीटराइज करते हैं। अगर एक कर्व रेगुलर कर्व है तो हमने फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ा था कि हर रेगुलर कर्व की यूनिट स्पीड रीपैरामीटराइजेशन हो सकती है। तो अगर हम इसकी यूनिट स्पीड रीपैरामीटराइजेशन करें और उसका नाम रखें हम गैमा टिल्डा, तो गैमा टिल्डा में पैरामीटर एस आ रहा है, गैमा टिल्डा में पैरामीटर एस है और ये यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन है, रीपैरामीटराइजेशन इस गैमा की, और गैमा में जो पैरामीटर था वो टी था। तो जब हम आर्क लेंथ को यूज करेंगे तो इनफैक्ट हमारे पास एक फार्मूला बनेगा जिसमें एस जो है वो
इक्वल होगा सम फंक्शन ऑफ टी, यानी s जो है वो इनफैक्ट t पर डिपेंड करेगा s हमारे पास, ठीक है। अब हम यहां पर नोटेशन सेट कर रहे हैं। डैश का मतलब होगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s और डॉट का मतलब होगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। देन बाय चेन रूल अगर हम डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लें, तो ये गैमा का डेरिवेटिव जो आएगा वो गैमा डॉट आ जाएगा, और ये गैमा प्राइम के अंदर इन्वॉल्व है s, तो पहले आएगा उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s, यानी डी गैमा बाई डी एस, डी गैमा बाई डी एस, ये लिखा हुआ है, ये है डी गैमा बाय डी एस, एंड देन s जो है वो फंक्शन ऑफ t है, तो फिर से लिखा जाएगा डी एस ओवर डी टी, ये चेन रूल से, ठीक है। और कर्वेचर हमने डिफाइन की, कर्वेचर किसी कर्व की क्या है, कर्वेचर है उस कर्व की अगर आपके पास कोई पैरामीटराइजेशन है तो उसकी आप रीपैरामीटराइजेशन करें गैमा टिल्डा जो कि यूनिट स्पीड हो, और उस यूनिट स्पीड की सेकंड डेरिवेटिव की जो मैग्नीट्यूड होगी वो कर्वेचर होगी। सो कर्वेचर इज गैमा टिल्डा डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s है, क्योंकि s यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन वाला यूज किया होगा। तो इस डबल डेरिवेटिव का मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड स्टेज एज इट इज, मैग्नीट्यूड एज इट इज है। डबल डेरिवेटिव का मतलब है डेरिवेटिव लिया आपने किसका, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव का, तो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू यहां से अगर आप लें, फर्स्ट डेरिवेटिव गैमा डॉट डैश इज इक्वल टू उस साइड पे लेके जाएं दूसरी साइड पे, तो वो आएगा गैमा डॉट ओवर दिस, ये फॉर्मूला यहां पे लेके जाएं, ओके। और फिर उसको इस फॉर्म में लेके आए कि ऊपर गैमा डॉट आ जाए, नीचे जब ये आएगा तो ये नीचे ds ओवर dt साइड पे जाके नीचे आ जाएगा। तो अब यहाँ पर अब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू s डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो अब टी ऊपर भी नीचे भी है, लिहाजा दोबारा फिर चेन रूल लगाना पड़ेगा और डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा हमें। सो पहले हमने चेन रूल लगाया, सो ऊपर वाली बात यानी इस पूरी बात का विद रिस्पेक्ट टू हम डेरिवेटिव लेंगे t के साथ, और फिर t का डेरिवेटिव लेंगे, साथ लिखेंगे t का यानी विद रिस्पेक्ट टू, चूंकि हमने s लेना है तो पहले आएगा इसका डेरिवेटिव हम लेंगे, ठीक हो गया, विद रिस्पेक्ट टू t, एंड देन dt ओवर ds आ गया हमारे पास आगे। अगेन ऊपर वाले नीचे वाली जो डिनोमिनेटर है वो उसे हमने ऐसे रहने दिया, और ऊपर वाले का हमने डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू t। तो बाय डिवीजन रूल नीचे वाली बात का स्क्वायर आएगा, उसके नीचे मल्टीप्लाई होकर क्यूब बन जाएगा, और ऊपर इस्तेमाल होगा, सो नीचे वाली बात एज इट इज, ऊपर वाली का सेकंड डेरिवेटिव फर्दर डेरिवेटिव आ गया, माइनस ऊपर वाली बात एज इट इज और नीचे वाली बात का फर्दर डेरिवेटिव आ गया। सो ये फॉर्मूला हमारे पास यहां तक आ चुका है। नेक्स्ट, सो ds ओवर dt अगर s हमारे पास कोई कर्व है तो ds ओवर dt इज एक्चुअली गैमा डॉट का स्क्वायर है, और इसको अगर हम गैमा डॉट गैमा डॉट यानी गैमा डॉट और गैमा डॉट की डॉट प्रोडक्ट का को ले लें, सो इट्स ऑब्वियस रिलेशन। सो यहां हमने यूज किया सिंपल वेक्टर एनालिसिस यूज किया। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t, तो पावर रूल के मुताबिक 2 पहले आएगा, सो 2 पीछे आ जाएगा, 2 पहले, पावर में से एक कम यानी ds ओवर dt नीचे, सो यहाँ पे 2 आएगा, 2 ds ओवर dt, और अंदर वाली बात का फर्दर डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव आ गया।
यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा आर डॉट डॉट आर डबल डॉट प्लस फिर दोबारा यही बात आ जाएगी दोबारा। चूंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 इंटू आर डॉट आर डबल डॉट, 2 से कैंसिल हुआ तो हमारे पास ये रिजल्ट बन गया जो आपके सामने पहले मौजूद था। सो आर डॉट आर डबल डॉट इज इक्वल टू ds ओवर dt सेकंड डेरिवेटिव ओवर dt स्क्वायर। यूजिंग सो ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हमारे पास ये फैक्टर है आगे, इसमें यूज करेंगे तो कर्वेचर क्या आएगी। पहले कर्वेचर के लिए हमने गैमा डबल प्राइम एज इट इज रहने दिया, ds ओवर dt स्क्वायर माइनस गैमा डॉट ds सेकंड डेरिवेटिव ओवर दिस। हमने सो ds ओवर dt से ऊपर भी मल्टीप्लाई भी किया और नीचे डिवाइड भी कर दिया, नीचे पावर एक बढ़ गई 4 हो गई, और ऊपर मल्टीप्लाई किया तो हर एक के साथ एक पावर बढ़ गई, ds ओवर dt था तो ये ds ओवर dt का स्क्वायर आ गया। और फिर सो नेक्स्ट क्या हुआ, तो हमने ds ओवर dt का स्क्वायर था वो यहाँ से ये फॉर्मूला यूज किया तो दैट इज r डॉट r डॉट आ गया, वो हमने ये वैल्यू पुट कर दी। सारा कुछ हम इन टर्म्स ऑफ गैमा लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट माइनस गैमा डॉट आ गया, और सेकंड डेरिवेटिव का रिजल्ट नीचे यहाँ से यूज किया हमने, सो ये आ गया हमारे पास। सेकंड डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई ds ओवर dt हो रहा है तो उस पूरे की वैल्यू हमने ये इस पूरे की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी है नीचे ये आ गया। सो वी हैव नाउ एवरी टर्म in the form of gamma। हम आपको रिमाइंड करवा रहे हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आइडेंटिटी a क्रॉस b क्रॉस c इज इक्वल्स टू मिडिल टर्म, दिस रूल इज कॉल्ड मिडिल टर्म रूल। b से स्टार्ट करेंगे हम, b फिर a डॉट c आएगा माइनस फिर c बाहर ले जाएंगे और a डॉट b आएगा। हम इस पर यही रूल लगाते हैं इस फॉर्मूले पर। सो मिडिल टर्म रूल के मुताबिक गैमा डबल प्राइम पहले आ जाएगा और फिर फर्स्ट और लास्ट वाले का डॉट प्रोडक्ट आएगा माइनस फिर ये लास्ट आ जाएगा माइनस यहाँ पे, और फिर फर्स्ट और इसका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। फर्दर मोर गैमा डॉट और ये दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं आपस में। सो जब ये परपेंडिकुलर है तो इनके इन बिटवीन जो एंगल होगा वो 90 होगा। तो अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं तो मैग्नीट्यूड क्या आएगी, फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड और इनके दरमियान जो 90 डिग्री है मैग्नीट्यूड है ना, तो उस साइन 90 की मैग्नीट्यूड आ जाएगी, और साइन 90 1 होता है तो ये फॉर्मूला हमारे पास यहां तक आ गया। हेंस अगर हमने ये फॉर्मूला सो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से यानी इसकी वैल्यू हमने यहां से रिजल्ट में पुट की है, सो वी ऑब्टेन दिस। ये हमारे पास ये हासिल हुआ और एक हमने ऊपर से कैंसिल कर दिया, ये फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ गया, कर्वेचर का ये फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ गया। और यहाँ पर हमारे पास जो गैमा है ये इन टर्म्स ऑफ टी डेरिवेटिव है, यानी ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं अगर हम उसकी पैरामीटराइजेशन को बॉदर ना करें कि कौन से पैरामीटर के अंदर उसकी पैरामीटराइजेशन है उसे बॉदर ना करें, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। यहाँ ये मेंशन करना लाजमी है कि अगर गैमा नॉन रेगुलर कर्व हो तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाता है और इस तरह ये कर्वेचर अनडिफाइन हो जाती है, ठीक है। सो लेकिन अगर एक कर्व नॉन रेगुलर है
तो वो पॉइंट जहां पर वो कर्व नॉन रेगुलर है उनके अलावा बाकी तमाम पर हम कर्वेचर फाइंड कर सकते हैं। सो बेसिकली इस रिजल्ट से हम कर्वेचर निकाल सकते हैं।